चैप्टर 21 एक फ्रांसीसी व्यक्ति कैसे एक मामले को सुलझाता है। जब राष्ट्रपति और कप्तान के बीच द्वंद्व युद्ध पर चर्चा हो रही थी, एक भयानक और क्रूर द्वंद्व जिसमें प्रत्येक विरोधी एक मानव शिकारी बन गया। मिशेल अर्दन अपनी जीत की थकान के बाद आराम कर रहे थे। आराम करना स्पष्ट रूप से सही अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बिस्तर संगमरमर या ग्रेनाइट की कठोरता वाली मेजों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अर्दन को नींद नहीं आ रही थी। वह चादरों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले नैपकिन के बीच में करवटें बदलता रहता था और वह अपने प्रोजेक्टाइल में एक और अधिक आरामदायक बिस्तर लगाने के बारे में सोच रहा था। तभी एक हिंसक शोर ने उसे उसकी नींद से चौंका दिया। गरजने वाली धमकियों ने उसके दरवाजे को हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लोहे के उपकरण से लगाया गया था। इस शोर में चीखें सुनाई दे रही थीं, जो कि बहुत जल्दी थी। खोलो, कोई चिल्लाया। खोलो, भगवान के लिए। अर्दन के पास ऐसी मांग को मानने का कोई कारण नहीं था। फिर भी वह उठा और उस समय अपना दरवाज़ा खोला जब वह जिद्दी आगंतुक के प्रयासों के कारण खुल रहा था। गन क्लब का सचिव कमरे में घुसा। बम बिना किसी औपचारिकता के नहीं घुस सकता था। कल शाम जे.टी. मेस्टन ने अचानक कहा, हमारे अध्यक्ष को बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्होंने अपने विरोधी को चुनौती दी है, जो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन निकोल है। वे आज सुबह स्किर्सन वुड में लड़ने जा रहे हैं। मैंने ये सब बारबिकेन से ही सीखा है। अगर वह मारा गया तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। इस द्वंद्व को रोका जाना चाहिए। अब केवल एक आदमी ही बारबिकेन पर इतना साम्राज्य रख सकता है कि इसे रोक सके, और वह आदमी है मिशेल अर्दन। जब जे.टी. मेस्टन ये बोल रहे थे, तो मिशेल अर्दन ने उन्हें बीच में रोकना छोड़ दिया और अपने बड़े बड़े पतलून पहन लिए और 2 मिनट से भी कम समय में दोनों मित्र जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागते हुए टाम्पा टाउन के उपनगरों की ओर निकल पड़े। इस तेजी से आगे बढ़ने के दौरान ही मेस्टन ने अर्दन को मामले की स्थिति के बारे में बताया। उसने उसे बारबिकेन और निकोल के बीच दुश्मनी के असली कारण बताए कि कैसे वह दुश्मनी पुरानी है, क्यों तब तक आपसी दोस्तों की बदौलत राष्ट्रपति और कप्तान कभी नहीं मिले थे। उसने ये भी कहा कि यह केवल लोहे की प्लेट और गोली के बीच की प्रतिद्वंद्विता थी, और अंत में कि बैठक का दृश्य केवल एक अवसर था जिसे निकोल ने एक पुरानी दुश्मनी को संतुष्ट करने के लिए लंबे समय से खोजा था। अमेरिका में इन निजी द्वंद्वों से ज्यादा भयानक कुछ नहीं है, जिसके दौरान 2 विरोधी झाड़ियों के पार एक दूसरे की तलाश करते हैं और जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे का शिकार करते हैं। तब हर किसी को उन अद्भुत गुणों से ईर्ष्या होनी चाहिए जो प्रेरी के भारतीयों के लिए इतने स्वाभाविक हैं, उनकी तेज बुद्धि, उनकी चतुर चाल, दुश्मन की गंध। एक गलती, एक हिचकिचाहट, एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता है। इन मुकाबलों में यानकी अक्सर अपने कुत्तों के साथ होते हैं और खिलाड़ी और खेल दोनों घंटों तक चलते हैं। तुम कितने राक्षस हो, मिशेल अर्दन ने कहा, जब उनके साथी ने इस दृश्य को बहुत ऊर्जा के साथ चित्रित किया था। हम वही हैं जो हम हैं, जे.टी. मेस्टन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। व्यर्थ ही मिशेल अर्दन और वह उससे भीगे हुए मैदान में भागते रहे, नालों को पार करते रहे, सबसे छोटे रास्ते अपनाते रहे। वे 5:30 बजे से पहले स्किर्सनाउ वुड तक नहीं पहुंच सके। बारबिकेन ने आधे घंटे पहले ही वहां प्रवेश किया होगा। वहां एक बूढ़ा झाड़ी वाला अपनी कुल्हाड़ी से काटे गए लकड़ियों को बांध रहा था। मेस्टन रोते हुए उसके पास दौड़ा। क्या तुमने किसी आदमी को बंदूक लेकर जंगल में घुसते देखा है? बारबिकेन, राष्ट्रपति मेरा सबसे अच्छा दोस्त। गन क्लब के योग्य सचिव ने भोलेपन से सोचा कि पूरी दुनिया को उसके अध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन बुशमैन को ये बात समझ में नहीं आई। एक खिलाड़ी, तब अर्दन ने कहा। खिलाड़ी? हाँ, बुशमैन ने उत्तर दिया। क्या बहुत समय हो गया? करीब 1 घंटा पहले। बहुत देर हो गई, मेस्टन ने कहा। क्या आपने कोई गोलीबारी सुनी है? मिशेल अर्दन ने पूछा। नहीं, एक भी गोली नहीं, एक भी नहीं। लगता है वह खिलाड़ी ज्यादा खेल नहीं पाता। हमें क्या करना चाहिए? मेस्टन ने पूछा। जंगल में प्रवेश करने पर हमें गोली लगने का खतरा है जो हमारे लिए नहीं है। आह,
मेस्टन ने स्पष्ट उच्चारण के साथ कहा, मैं बार्बिकेन के सिर में एक गोली लगने की अपेक्षा अपने सिर में 10 गोलियां लगवाना अधिक पसंद करूंगा। तो फिर आगे बढ़ो, अर्दान ने अपने साथी का हाथ दबाते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद दोनों साथी झाड़ियों में गायब हो गए। यह विशाल सरू, गूलर, ट्यूलिप पेड़, जैतून, इमली, ओक और मैग्नोलिया से बना घना जंगल था। अलग अलग पेड़ों ने अपनी शाखाओं को एक दूसरे से मिला लिया था, जिससे दृश्य पूरी तरह से छिप गया था। मिशेल आर्डन और मेस्टन एक दूसरे के बगल में चुपचाप लंबी घास के बीच से आगे बढ़ते रहे, जोरदार लताओं के बीच से अपने लिए रास्ता बनाते रहे, पत्तियों की गहरी छाया में खोई हुई सभी झाड़ियों या शाखाओं को देखते रहे और हर कदम पर गोली की आवाज सुनने की उम्मीद करते रहे। जंगल से गुजरते हुए बार्बिकेन ने जो निशान छोड़े होंगे, उन्हें देखना उनके लिए असंभव था, और वे बिना किसी निशान के उन मुश्किल से बने रास्तों पर आगे बढ़ते रहे, जिस पर एक भारतीय अपने विरोधी का कदम दर कदम पीछा करता। लगभग 1 घंटे की व्यर्थ खोज के बाद दोनों साथी रुक गए। उनकी चिंता दोगुनी हो गई। सब कुछ खत्म हो चुका होगा, मेस्टन ने निराशा में कहा। बार्बिकेन जैसा आदमी जाल नहीं बिछाएगा या किसी भी चाल के लिए तैयार नहीं होगा। वह बहुत स्पष्टवादी है, बहुत साहसी है। वह सीधे खतरे में चला गया है और निस्संदेह दुश्मन से इतनी दूर चला गया है कि हवा ने गोली की आवाज को उड़ा दिया है। लेकिन हमें इसे सुनना चाहिए था, मिशेल अर्दान ने उत्तर दिया। लेकिन अगर हम बहुत देर से आए तो क्या होगा? जे.टी. मेस्टन ने निराशा भरे लहजे में कहा। मिशेल आर्डन को कोई जवाब नहीं मिला। मेस्टन और वह अपनी रुकी हुई सैर पर निकल पड़े। समय समय पर वे चिल्लाते रहे। उन्होंने या तो बार्बिकेन या निकोल को पुकारा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। शोर से उत्साहित पक्षियों के झुंड शाखाओं के बीच गायब हो गए और कुछ भयभीत हिरन झाड़ियों के बीच से भाग गए। उन्होंने 1 और घंटे तक अपनी खोज जारी रखी। जंगल का अधिकांश हिस्सा खंगाला जा चुका था। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चले कि वहां लड़ाके मौजूद थे। उन्हें बुशमैन की बात पर संदेह होने लगा और अर्दन बेकार समझकर पीछा छोड़ने ही वाला था कि अचानक मेस्टन ने रोक दिया। चुप रहो, उसने कहा। वहां कोई है। कोई? मिशेल अर्दान ने उत्तर दिया। हाँ, एक आदमी। वो हिलता डुलता नहीं दिख रहा है। उसकी राइफल उसके हाथ में नहीं है। वह क्या कर रहा होगा? लेकिन क्या आप उसे पहचानते हैं? मिशेल अर्दान ने पूछा। हाँ, वह घूम रहा है, मेस्टन ने उत्तर दिया। कौन है भाई? कैप्टन निकोल। निकोल, मिशेल अर्दान चिल्लाया, जिसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया था। निकोल निहत था, तो उसे अपने विरोधी से डरने की कोई बात नहीं थी। चलो उसके पास चलें, मिशेल अर्दान ने कहा। हम जानेंगे कि वह कैसा है। लेकिन वो और उसका साथी 50 कदम भी नहीं चले थे कि वे कप्तान को और अधिक ध्यान से देखने के लिए रुक गए। उन्हें लगा कि उन्हें एक खूनी और बदला लेने वाला आदमी मिल जाएगा। उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। 2 विशालकाय ट्यूलिप के पेड़ों के बीच महीन जाली वाला जाल लटका हुआ था और उसमें एक छोटा पक्षी अपने पंखों में उलझा हुआ था, करुण स्वर में चिल्ला रहा था। पक्षी पकड़ने वाला जिसने जाल लटकाया था, वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक जहरीली मकड़ी थी, जो इस देश में पाई जाती है, जो कबूतर के अंडे जितनी बड़ी थी और जिसके पैर बहुत बड़े थे। वह भयानक कीट जब अपने शिकार पर झपट रहा था, तो उसे पीछे मुड़कर ट्यूलिप के पेड़ की ऊंची शाखाओं में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि एक दुर्जय दुश्मन ने उसे खतरे में डाल दिया था। दरअसल कैप्टन निकोल अपनी बंदूक जमीन पर रखे हुए अपनी स्थिति के खतरों को भूलकर उस राक्षसी मकड़ी के जाल में फंसे शिकार को यथासंभव नाजुक तरीके से बचाने में व्यस्त थे। जब उनका काम खत्म हुआ तो उन्होंने उस छोटे से पक्षी को उड़ने दिया। उसने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और गायब हो गया। निकोल भावुक होकर उसे झाड़ियों के बीच से उड़ते हुए देख रहा था। तभी उसने भावना से भरी आवाज में ये शब्द सुने, तुम बहादुर आदमी हो, सचमुच। वह मुड़ा। मिशेल अर्दान उसके सामने था, हर स्वर में दोहरा रहा था। और एक दयालु मिशेल अर्दान, कप्तान ने आश्चर्य से कहा, आप यहाँ किस लिए आए हैं, सर? निकोल, आपसे हाथ मिलाने के लिए और आपको बार्बिकेन को मारने या उसके द्वारा मारे जाने से रोकने के लिए। बार्बिकेन,
कप्तान चिल्लाया, मैं उसे 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मिला। वो कहाँ छिपा है? निकोल, मिशेल आर्डन ने कहा, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। आपको हमेशा अपने विरोधी का सम्मान करना चाहिए। बेचैन मत होइए, अगर बार्बिकेन जीवित है तो हम उसे ढूंढ लेंगे, और यह काम और भी आसान होगा क्योंकि अगर उसे पक्षियों की रक्षा करने में मज़ा नहीं आया है तो वह भी आपको ढूंढ रहा होगा। लेकिन जब आप उसे ढूंढ लेंगे और मिशेल आर्डन आपको ये बताएंगे तो आपके बीच कोई द्वंद्व नहीं होगा। राष्ट्रपति बार्बिकेन और मेरे बीच, निकोल ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऐसी प्रतिद्वंद्विता है कि हम में से किसी एक की मृत्यु। आओ आओ, मिशेल आर्डन ने फिर कहा, तुम्हारे जैसे बहादुर लोग एक दूसरे से घृणा कर सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तुम लड़ोगे नहीं। मैं लड़ूंगा, सर। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। कैप्टन, तब जे.टी. मैस्टन ने पूरे मन से कहा, मैं राष्ट्रपति का मित्र हूँ, उनका दूसरा रूप हूँ। यदि आपको किसी को मारना ही है तो मुझे मार दीजिए, ये बिल्कुल वही बात होगी। सर, निकोल ने अपनी राइफल को ऐंठते हुए कहा, यह मजाक। मित्र मैस्टन मजाक नहीं कर रहा है, मिशेल आर्डन ने उत्तर दिया, और मैं समझता हूँ कि वो उस व्यक्ति के लिए मरना चाहता है जिसे वह प्यार करता है, लेकिन न तो वह और न ही बार्बिकेन कैप्टन निकोल की गोलियों के नीचे मरेंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों प्रतिद्वंद्वियों के लिए इतना आकर्षक प्रस्ताव है कि वे इसे स्वीकार करने में जल्दबाजी करेंगे। लेकिन ये क्या है, कृपया बताएं? निकोल ने अविश्वास के साथ पूछा। धैर्य रखो, आर्डन ने उत्तर दिया, मैं ये बात केवल बार्बिकेन की उपस्थिति में ही बता सकता हूँ। तो फिर, चलो हम उसकी तलाश करें, कप्तान चिल्लाया। तीनों आदमी तुरंत निकल पड़े। कप्तान ने अपनी राइफल खाली की, उसे कंधे पर डाला और चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले आधे घंटे तक खोज व्यर्थ रही। मैस्टन को एक भयावह पूर्वाभास हुआ। उसने कैप्टन निकोल को ध्यान से देखा और खुद से पूछा कि क्या कैप्टन का बदला पूरा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण बार्बिकेन को किसी खूनी झाड़ी में नहीं छोड़ा गया होगा। मिशेल आर्डन के मन में भी यही विचार आया और वे दोनों कैप्टन निकोल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। तभी मैस्टन अचानक रुक गया। एक विशालकाय कैटाल्पा के सहारे टिके हुए एक आदमी की निश्चल प्रतिमा 20 फीट दूर घास में आधी छिपी हुई दिखाई दी। ये वही है, मैस्टन ने कहा। बार्बिकेन ने कोई हरकत नहीं की। आर्डन ने कप्तान को घूरा, लेकिन वह नहीं झुका। आर्डन चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, बार्बिकेन, बार्बिकेन। कोई जवाब नहीं। आर्डन उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया और आश्चर्य से चीख पड़ा। बार्बिकेन अपने हाथ में पेंसिल लेकर एक ज्ञापन पुस्तिका पर ज्यामितीय आकृतियां बना रहा था, जबकि उसकी खाली बंदूक जमीन पर पड़ी थी। अपने काम में लीन विद्वान ने अपने द्वंद्व और प्रतिशोध को भूलकर न तो कुछ देखा और न ही कुछ सुना। लेकिन जब मिशेल आर्डन ने अपना हाथ राष्ट्रपति के हाथ पर रखा तो वो उठ खड़े हुए और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। आह! वो अंत में चिल्लाया, तुम यहाँ हो। मैंने इसे पा लिया है, मेरे दोस्त, मैंने इसे पा लिया है। क्या इसे करने का तरीका क्या करना है? प्रक्षेप्य के प्रस्थान पर आघात के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए। सचमुच? मिशेल ने कप्तान की ओर आंख के कोने से देखते हुए कहा। हाँ, पानी, बस पानी, जो झरने का काम करेगा। आह, मैस्टन, बार्बिकेन चिल्लाया, तुम भी। स्वयं, मिशेल आर्डन ने उत्तर दिया, और साथ ही मुझे योग्य कैप्टन निकोल का परिचय भी कराने की अनुमति दीजिए। निकोल, बार्बिकेन ने एक क्षण में चिल्लाते हुए कहा। माफ करना, कप्तान, उसने कहा, मैं भूल गया था। मैं तैयार हूँ। इससे पहले कि दोनों शत्रुओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का समय मिलता, मिशेल आर्डन ने हस्तक्षेप किया। विश्वास, उसने कहा, ये सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे बहादुर साथी पहले नहीं मिले। अब हमें तुम में से किसी एक के लिए शोक मनाना होगा, लेकिन भगवान का शुक्र है, जिसने इसे रोका है। अब डरने की कोई बात नहीं है। जब कोई अपनी नफरत को भूलकर यांत्रिक समस्याओं में डूब जाता है और दूसरा मकड़ियों के साथ चाले चलने लगता है, तो उनकी नफरत किसी के लिए खतरनाक नहीं हो सकती। और मिशेल आर्डन ने राष्ट्रपति को कैप्टन की कहानी सुनाई। मैं अब आपसे पूछता हूँ, उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा,
यदि आप जैसे दो अच्छे लोगों को गोलियों से एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। इस हास्यास्पद स्थिति में कुछ ऐसा अप्रत्याशित था कि बार्बिकेन और निकोल को समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे को कैसे देखें। मिशेल आर्डन ने इसे महसूस किया और सुलह की कोशिश करने का संकल्प लिया। मेरे बहादुर दोस्तों, उसने अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारे बीच की गलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, और चूंकि तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोग हो, इसलिए मैं जो प्रस्ताव रखने जा रहा हूं उसे खुलकर स्वीकार करो। बोलो, निकोल ने कहा। मित्र बार्बिकेन का मानना है कि उसका प्रक्षेप्य सीधे चंद्रमा पर जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से, राष्ट्रपति ने उत्तर दिया। और मेरे मित्र निकोल को यकीन है कि यह वापस धरती पर गिरेगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कप्तान ने चिल्लाकर कहा। अच्छा, मिशेल आर्डन ने फिर कहा। मैं तुम्हें सहमत करने का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ, मेरे साथ आओ और देखो कि क्या हम रास्ते में रुक सकते हैं। क्या? J.T. मेस्टर ने अचंभित होकर कहा। इस अचानक प्रस्ताव पर दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने अपनी आंखें उठाईं और एक दूसरे को ध्यान से देखा। बार्बिकेन कैप्टन निकोल के जवाब का इंतजार कर रहा था, निकोल राष्ट्रपति के जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मिशेल ने अपने सबसे आकर्षक लहजे में कहा, चूंकि अब डरने की कोई बात नहीं है। स्वीकार है, बार्बिकेन चिल्लाया। यद्यपि यह शब्द बहुत जल्दी बोला गया था, निकोल ने इसे उसी समय खत्म कर दिया था। हुर्रे, शाबाश, मिशेल आर्डन ने चिल्लाते हुए दोनों विरोधियों की ओर हाथ बढ़ाया। और अब जब मामला तय हो गया है, मेरे दोस्तों, मुझे आपको फ्रांसीसी शैली में पेश करने की अनुमति दें। ओलोन्स डे जूनियर।